4 करेंगे और चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स है। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे जो है वो बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको बस स्केलर और वेक्टर की बेसिक डेफिनेशंस दी जाएंगी और इसके ऊपर डिटेल में आप जो है वो फर्स्ट ईयर में जाकर स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इन दो डेफिनेशंस को आप जो है वो अच्छी तरीके से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी बात जो है वो आपको समझ ना आए। यानी अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो फिर मुश्किल होगी समझने में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इंग्लिश के नोट्स बन गए हैं तो अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और नोट्स जो हैं वो तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज के होंगे। तो यहाँ पर आ जाए स्केलर और वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। देखें लिखा हुआ है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब दैम कम्प्लीटली। तो देखें हमारे पास जो फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ है यानी जो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इस तरह की जो और क्वांटिटीज़ है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन सबको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर्स, या सिर्फ स्केलर और वेक्टर्स कह लें। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है नीचे आपको डिटेल में बताया जा रहा है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये भी आपको नीचे डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ज़रूरत क्या पेश आई इनको जो है इन 2 चीज़ों में डिवाइड करने के लिए। देखें बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल आपके पास जो है एक मास है जिसका जो वेट है वो है 2 kg। ठीक है, अब वो कोई भी एक बॉल ले लीजिए, कोई लोहे की बॉल है जो कि 2 kg की है, तो वो 2 kg की रहेगी। चाहे आप पाकिस्तान में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं, तो उसका जो मास है वो नहीं बढ़ेगा, 2 kg ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से फोर्स है, अगर आप फोर्स को जो है वो किसी एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में वर्क होगा, दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं होगा। तो डायरेक्शन की वजह से क्वांटिटीज़ को डिवाइड करना पड़ा। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ डायरेक्शन की वजह से बनती हैं। तो चलें यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू देयर मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट। दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू डिस्क्राइब दैम। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ अ वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी एक तरबूज को जो है वो वाटरमेलन कहा जाता है, is 3 kg where 3 is the magnitude and 2 and kg is a suitable unit. Such quantities are called scalar quantities. तो देखें यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ की जो है वो डिटेल में बताया जा रहा है और जो नीचे जो नीले में लिखा वो डेफिनेशन है। तो पहले से डिटेल में देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती क्या है। यहाँ पर आपको जो है एक वाटरमेलन लिख के दिया हुआ है। तो वाटरमेलन आपको पता है तरबूज को कहते हैं। तो अब तरबूज का जो मास होता है वो 2 kg, 1 kg या 3 kg या इससे भी ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो अब आपको तरबूज के मास को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कहा बस 3 kg का है, बस एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई kg जो है वो यूनिट है। अब यूनिट क्यों इस्तेमाल होता है कि पता चले कि क्वांटिटी कौन सी है, मास है, टाइम है या कौन सी क्वांटिटी है। तो मास है तो इसलिए kg लगा दिया और 3 क्यों लगाया कि भाई 3 kg का है। तो आपको जो है वो पता चल गया कि भाई ये जो वाटरमेलन है, ये तरबूज है, 3 kg का है। kg आपको मास से कैसे पता चल रहा है, kg लगा हुआ है, और 3 कितना भारी है ये 3 से पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। तो यही जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ का काम होता है। इसमें सिर्फ आपको यूनिट की ज़रूरत होती है और आपको जो है वो एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो क्वांटिटी को कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से वाटरमेलन ऐसे भी होते हैं जो कि 3 kg से ज़्यादा के होते हैं, कम के होते हैं। तो आपको जो है वो मैग्नीट्यूड यानी मिकदार बताना पड़ेगी कि कोई चीज़ है तो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है स्केलर की वो ये है कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है, एक यूनिट चाहिए होता है और एक मैग्नीट्यूड, और ये क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन हो जाती हैं। अब और जो है वो मोर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अब स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, आपको पता है ना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं स्पीड को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपको पता है कि स्पीड में जो है वो डायरेक्शन कवर हो रही होती है। आप किस डायरेक्शन में हम यानी हम जो है वो डायरेक्शन किस तरफ कवर कर रहे हैं हम ये नहीं बताते, बस हम जो है वो लेंथ कवर कर रहे होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हों, किसी भी डायरेक्शन में लेंथ कवर कर रहे हों ये नहीं बताते, सिर्फ जो है वो कितनी हमारे पास लेंथ कवर हो रही है यही बताते हैं हम। अब टेम्परेचर,
कितना टेम्परेचर है, डायरेक्शन तो नहीं बतानी पड़ेगी ना कि भाई ऊपर की तरफ 4 टेम्परेचर है, नीचे की तरफ 3, बल्कि बस टेम्परेचर बता रहे होते हैं, तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम एक नंबर लेते हैं और जो यूनिट लगाते हैं और चीज़ पता चल जाती है हमें। और मास जैसे कि वाटरमेलन, और डेंसिटी जैसे कि हमारे पास कितने यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फैला हुआ, ये भी डेंसिटी है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ों में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपके पास 4 न्यूटन की फोर्स है और वो लग रही है, तो अब आप पूछेंगे किस डायरेक्शन में लग रही है। अब एक होता है ना कि भाई सर नॉर्थ की डायरेक्शन में लग रही है, साउथ की डायरेक्शन में लग रही है, या मशरिक में या मगरिब में, या ऊपर या नीचे। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई अगर ऊपर लग रही है फोर्स तो एक चीज़ ऊपर जा रही होगी, अगर नीचे की तरफ लग रही है फोर्स तो एक चीज़ जो है नीचे की तरफ आ रही होगी। तो डायरेक्शन के बगैर आप फोर्स को पूरी तरह नहीं बता सकते। यानी आपके पास नंबर भी है और यूनिट भी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी तो आपको नहीं पता होगा कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स किस चीज़ पर कहाँ लग रही है। तो डायरेक्शन बताना पड़ती है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर देखें वेक्टर की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। सम फिजिकल क्वांटिटीज नीड डायरेक्शन अलॉन्ग विद देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल अ बस ट्रैवलिंग विद अ velocity of 50 meter second in the direction of north, the vector quantities can be defined as। तो आपको जैसा कि पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर भी जो है हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और साथ ही साथ यूनिट चाहिए होता है। ठीक है, अगर इसको डिफ़ाइन करना है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है वो चाहिए होता है, वरना हम इसे जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो है हमें साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। अब देखें बस की जो है वो वेलोसिटी है। अब बस की वेलोसिटी यानी किस डायरेक्शन में बस ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। यानी अगर आप जो है अब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और आप जो है वो लेंथ को कवर कर रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि भाई आप किस डायरेक्शन में लेंथ कवर कर रहे हैं। देखें डिस्टेंस में नहीं बतानी होती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट जो है वो पाथ नहीं होता, शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं कवर कर रहे होते हम उसमें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट लेंथ कवर कर रहे होते हैं, तो किस डायरेक्शन में लेंथ कवर कर रहे हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ बताना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन है, इसकी भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से डायरेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको वर्क की एग्जांपल दी। अब मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बड़ी सी बॉल है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है और मैंने आपको बता दिया भाई 4 न्यूटन की फोर्स है। यहाँ पर मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बता दिया 4 है, और जो है वो न्यूटन भी बता दिया, यूनिट भी बता दिया। लेकिन आप फिर भी मुझसे एक और सवाल करेंगे कि किस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या पीछे की तरफ, या आगे की तरफ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो बॉल मूव का कर रही है। लेकिन जब फोर्स लगेगी तो बॉल मोशन करेगी ना। अगर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो यही पता नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सही है। इसी तरह से फिर वेलोसिटी जो है उसमें वेलोसिटी पैदा होगी बॉल में, क्योंकि वो लेंथ कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कुछ टाइम में, तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन जो है वो बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड यानी मिकदार कितनी है, कितनी मिकदार में मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है ये बताएं, और यूनिट बताएं, और तीसरे में हम डायरेक्शन बताएं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि वेक्टर होती हैं, और वेक्टर के अलावा उन्हें पूरी तरह डिफ़ाइन नहीं किया जा सकेगा। तो डेफिनेशन भी ये है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें हमें यूनिट भी पता होता है और हमारे को जो है मैग्नीट्यूड भी पता होता है यानी कितनी मिकदार है, और हमारे को डायरेक्शन भी पता होती है यानी फोर्स लग रही है तो किस डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी अगर पैदा हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्सेलरेशन अगर पैदा हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो इसी तरह मोमेंटम, टॉर्क आप जो है वो आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेट से फील्ड निकलती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपको पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं निकल रही हो तो वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें लाइन बना के बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन